जय हिंद विद्यार्थियों। आज के इस कालखंड में हम कला एवं वाणिज्य संकाय के विद्यार्थियों के लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आए हैं। विद्यार्थियों, जैसा कि आपको ज्ञात है, आगामी 21 फरवरी को आपका अर्थशास्त्र विषय का प्रश्न पत्र है। तो आज के इस कालखंड में हम बात करेंगे माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा हायर सेकेंडरी परीक्षा 2022 हेतु जारी आदर्श प्रश्न पत्र। कला एवं वाणिज्य संकाय के विद्यार्थियों के लिए इस आदर्श प्रश्न पत्र की जानकारी होना बहुत ही आवश्यक है। इससे आपको आपकी आगामी परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने में निश्चित ही मदद मिलेगी। विद्यार्थियों, इससे पहले कि हम वीडियो प्रारंभ करें, आपसे आग्रह है, हमारे इस नए YouTube चैनल मासाब जी को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिए, जिससे कि आपको हमारे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन प्राप्त होती रहे। तो आइए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। विद्यार्थियों, जैसा कि आप देख रहे हैं, वार्षिक परीक्षा में आपको कुछ निर्देश दिए होते हैं। निर्देश क्रमांक 1, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। नंबर 2, प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं। प्रत्येक उप प्रश्न पर 1 अंक आवंटित है। कुल 32 अंक आवंटित हैं। यानी प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं, ये बहुविकल्पी, रिक्त स्थान, सही जोड़ी, सत्य असत्य सभी प्रकार के हैं और कुल 32 अंक के वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं। तीसरा निर्देश है, प्रश्न क्रमांक 6 से 23 तक आंतरिक विकल्प दिए गए हैं। आंतरिक विकल्प दिए गए हैं अर्थात ये अथवा वाले प्रश्न हैं। 2 अंक, 3 अंक और 4 अंक वाले प्रश्न, इनमें सब में आंतरिक विकल्प दिया हुआ है। प्रश्न क्रमांक 6 से 15 तक प्रत्येक प्रश्न पर 2 अंक निर्धारित है और उत्तर लिखने के लिए शब्द सीमा है 30 शब्द। प्रश्न क्रमांक 16 से 19 तक प्रत्येक प्रश्न पर 3 अंक निर्धारित है और उत्तर लिखने की शब्द सीमा 75 शब्द है। प्रश्न क्रमांक 20 से 23 तक प्रत्येक प्रश्न पर 4 अंक निर्धारित हैं और उत्तर लिखने की शब्द सीमा है 120 शब्द। तो आइए अब शुरू करते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 1, सही विकल्प चुनिए। नंबर 1, व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है? विकल्प अ, राष्ट्रीय आय, ब, पूर्ण रोजगार, स, आर्थिक समग्र और द, व्यक्तिगत इकाई। तो विद्यार्थियों, यहाँ सही उत्तर है द, व्यक्तिगत इकाई। दूसरा प्रश्न है, उपयोगिता का संबंध होता है? विकल्प अ, लाभदायकता से, ब, नैतिकता से, स, मानव आवश्यकता की पूर्ति से और द, इनमें से सभी। तो यहाँ पर सही उत्तर है स, मानव आवश्यकता की पूर्ति से। प्रश्न क्रमांक 3, जब सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक होती है तब कुल उपयोगिता? विकल्प अ, अधिकतम होती है, विकल्प ब, घटने लगती है, स, घटती दर से बढ़ती है, द, इनमें से कोई नहीं। तो विद्यार्थियों, जब सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक होती है तब कुल उपयोगिता घटने लगती है, यानी विकल्प ब सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 4, स्थानापन्न वस्तुएं हैं? अ, चाय काफी, ब, चाय चीनी, स, कलम स्याही और द, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर सही उत्तर है अ, चाय कॉफी। स्थानापन्न वस्तुएं वे होती हैं जो एक के स्थान पर दूसरी को प्रयोग किया जा सकता है। 5वां, परिवर्तनशील अनुपातों का नियम संबंधित है? विकल्प अ, अल्पकाल से, ब, दीर्घकाल से, स, दोनों से, अ तथा ब और द, इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है अ, अल्पकाल से। 6वां, अल्पकालीन उत्पादन फलन की व्याख्या निम्नलिखित में से किस नियम द्वारा की जाती है? विकल्प अ, मांग का नियम, ब, मांग की लोच, स, पैमाने के प्रतिफल और द, परिवर्तनशील अनुपातों का नियम। तो यहाँ पर सही उत्तर है द, परिवर्तनशील अनुपातों का नियम। प्रश्न क्रमांक 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। नंबर 1, खालिस्तान अवधि में स्थिर लागत नहीं होती, तो यहाँ हम लिखेंगे दीर्घकाल। नंबर 2, उत्पादन की प्रति इकाई लागत को खालिस्तान लागत कहते हैं, यहाँ पर हम लिखेंगे औसत लागत। नंबर 3, उत्पादन बंद कर देने पर परिवर्तनशील लागत खालिस्तान हो जाती है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 0। चौथा, पूर्ण प्रतियोगिता की दशा में क्रेताओं व विक्रेताओं की संख्या खालिस्तान होती है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे अत्यधिक। 5वां, कम कीमत पर पूर्ति स्टॉक से खालिस्तान होती है। कम कीमत पर पूर्ति स्टॉक से कम होती है, खालिस्तान में हम लिखेंगे कम। विद्यार्थियों, एक बात का ध्यान रखें
कि जब कीमतें कम होती हैं तो पूर्ति सदैव स्टॉक से कम होती है, और कीमतें अधिक हो तो पूर्ति बढ़कर के स्टॉक के बराबर हो जाती है, लेकिन पूर्ति कभी भी स्टॉक से अधिक नहीं हो सकती है। अगला प्रश्न है, कृषि वस्तुओं के लिए कीमत निम्नतम सीमा को खालिस्तान कहा जाता है। तो कीमत निम्नतम सीमा को न्यूनतम समर्थन मूल्य या एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस कहा जाता है। 7वां, मजदूरी तथा श्रम की पूर्ति के बीच खालिस्तान संबंध होता है। तो मजदूरी और श्रम की पूर्ति के बीच धनात्मक संबंध होता है, यहां हम लिखेंगे धनात्मक। अगला प्रश्न है, सही जोड़ी बनाइए। कॉलम आ में लिखे कथनों की जोड़ी हम कॉलम बा में लिखे कथनों से बनाएंगे। कॉलम आ में नंबर 1, साम्य कीमत कब निर्धारित होती है? मांग और पूर्ति की शक्तियों द्वारा। तो इसकी जोड़ी हम बनाएंगे ई मांग और पूर्ति से। दूसरा, औसत संप्राप्ति ज्ञात करने के लिए कुल संप्राप्ति में उत्पादित वस्तु की मात्रा से भाग कर देते हैं, यानी यहाँ पर हम इसकी जोड़ी बनाएंगे जी कुल संप्राप्ति बटे मात्रा से। तीसरा, कुल संप्राप्ति बराबर होती है पी इंटू क्यू, यानी कीमत गुणा मात्रा। तो इसकी जोड़ी बनेगी एफ से। चौथा, द्विअधिकार बाजार वह होता है जिसमें 2 विक्रेता होते हैं, इसकी जोड़ी बनेगी ए 2 विक्रेता से। 5वां, समष्टि अर्थशास्त्र का क्षेत्र, इसकी जोड़ी हम बनाएंगे बी आय तथा रोजगार का सिद्धांत से। और 6वां, मैक्रो का शाब्दिक अर्थ होता है व्यापक, तो इसकी जोड़ी हम बनाएंगे सी व्यापक से। विद्यार्थियों, यहाँ पर एक बात और ध्यान रखें कि समष्टि अर्थशास्त्र का क्षेत्र भी व्यापक होता है, लेकिन अगर आप समष्टि अर्थशास्त्र की जोड़ी व्यापक से बनाएंगे तो फिर आपको मैक्रो की जोड़ी बनाने के लिए यहाँ पर कोई उचित बिंदु नहीं मिलेगा। इसलिए आप क्या काम करें, समष्टि अर्थशास्त्र का क्षेत्र, आय तथा रोजगार का सिद्धांत और मैक्रो की जोड़ी बनाएं व्यापक से। प्रश्न क्रमांक 4, एक शब्द या वाक्य में उत्तर दीजिए। नंबर 1, जीडीपी का पूर्ण रूप लिखिए। तो अंग्रेजी में ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, हिंदी में सकल घरेलू उत्पाद लिखेंगे। दूसरा, जीएनपी का पूर्ण रूप लिखिए। अंग्रेजी में ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट और हिंदी में सकल राष्ट्रीय उत्पाद। नंबर 3, एसबीआई का पूर्ण रूप लिखिए। एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या भारतीय स्टेट बैंक। चौथा, आरबीआई का पूर्ण रूप लिखिए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या भारतीय रिजर्व बैंक। 5वां, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति क्या है? उत्तर में हम लिखेंगे उपभोग में वृद्धि तथा आय में वृद्धि का जो अनुपात है उसे हम सीमांत उपभोग प्रवृत्ति यानी एमपीसी कहते हैं। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज इक्वल टू डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। डेल्टा सी यहाँ क्या है? उपभोग में वृद्धि, और डेल्टा वाई क्या है? आय में वृद्धि। 6वां, सीमांत बचत प्रवृत्ति क्या है? यह भी उपभोग प्रवृत्ति के समान ही है। आय में वृद्धि तथा बचत में वृद्धि का जो अनुपात है उसे हम सीमांत बचत प्रवृत्ति कहते हैं, और इसे एमपीएस से दर्शाते हैं, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई, जहां पर डेल्टा एस क्या है? यह बचत में वृद्धि है, और डेल्टा वाई आय में वृद्धि। 7वां, कीन्स के अनुसार अर्थव्यवस्था में आय तथा रोजगार का संतुलन कहाँ स्थापित होगा? उत्तर में हम लिखेंगे प्रभावपूर्ण मांग पर, और प्रभावपूर्ण मांग समग्र मांग तथा समग्र पूर्ति पर निर्भर करती है, अर्थात एडी इज इक्वल टू एएस, एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई। अगला प्रश्न है, सत्य असत्य लिखिए। नंबर 1, विकासशील राष्ट्रों के लिए घाटे का बजट सबसे उपयुक्त होता है, सत्य कथन है। दूसरा, सरकारी बजट की अवधि 5 वर्ष होती है, असत्य कथन है। नंबर 3, भारत का वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च है, सत्य कथन है। चौथा, भुगतान शेष के अंतर्गत केवल दृश्य मदें सम्मिलित होती हैं, असत्य है। भुगतान शेष के अंतर्गत दृश्य के साथ साथ अदृश्य मदों को भी शामिल किया जाता है। 5वां, भुगतान संतुलन हमेशा संतुलित रहता है, सत्य कथन है। 6वां, व्यापार संतुलन के अंतर्गत केवल अदृश्य मदें शामिल होती हैं, यह असत्य कथन है, क्योंकि व्यापार संतुलन में हम केवल दृश्य मदों को शामिल करते हैं। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार आज के इस कालखंड में हायर सेकेंडरी बोर्ड परीक्षा 2022 हेतु माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश द्वारा जारी
आदर्श प्रश्न पत्र के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की जानकारी हम लेकर आए। आपने देखा होगा कि इनमें से कुछ प्रश्न आपकी प्री बोर्ड परीक्षा में भी पूछे गए थे और ऐसी संभावना है कि इनमें से कुछ प्रश्न आपकी आगामी बोर्ड परीक्षा में भी पूछे जा सकते हैं। तो विद्यार्थियों, आज की यह जानकारी आपको अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिए और अपने सहपाठियों से इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में आदर्श प्रश्न पत्र के अन्य प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।